वो फेमस पुश। अगर आप एक WWE के सितारे हैं तो आपको अपने करियर में एक पुश तो चाहिए ही होगा, क्योंकि एक पुश से आपको टेलीविजन टाइम, पेपर व्यू मैचेस, मर्चेंडाइज और लगभग वो सब ही कुछ मिलेगा जिससे आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। तो अब ये समझिए कि आपको कितना ज्यादा बुरा लगेगा अगर आपका एक प्लान किया हुआ बड़ा पुश शुरू होने से पहले ही अचानक से कैंसिल हो जाए। ऐसा पहले कई बार हो चुका है और इसके बहुत अलग अलग कारण भी हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जिस रेसलर की पुश कैंसिल कर दी गई उसका करियर इस चीज से दोबारा नहीं उभर पाया। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं ऐसे 10 WWE सितारे जिनके बड़े पुशेस कैंसिल हुए हैं। आइए देखते हैं। नंबर 10, मोर्डेकाई। केविन फर्टिक पहले टाइसन टॉमको के साथ एक डेवलपमेंटल टेरिटरी टैग टीम में थे और उन्हें इस बात पे पूरा भरोसा था कि उन दोनों की जोड़ी ही उन्हें WWE के मेन रोस्टर पर पहुंचा सकती है। मगर विंस मैकमैन ने उन दोनों को ये बताया कि उन्हें टैग टीम से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उन्हें सोलो सितारों की ज्यादा जरूरत थी। तो बस फिर क्या था, फर्टिक बदलकर मोर्डेकाई द ऑल व्हाइट पेल राइडर हो गए और उनके आने को हाइप करते हुए प्रोमोस आने के हफ्तों बाद मोर्डेकाई आए। कुछ हल्के फुल्के खिलाड़ियों को हराने के बाद उनकी अंडरटेकर और उस समय के WWE चैंपियन एडी गुरेरो के साथ फाइट्स की बात होने लगी थी। लेकिन एक दिन अचानक से रे मिस्टीरियो के हाथों मिली एक हार के बाद उन्हें टीवी से हटा दिया गया। इससे कुछ दिन पहले ही मोर्डेकाई ने हार्डकोर हॉली को द ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू में हराया था। फर्टिक को वापस से OVW भेज दिया गया, जहां वो अपने पुराने 7 पर्सोना में वापस चले गए और उन्होंने पूरी तरह अपना लुक बदल दिया। ये बाद में हमें पता चलता है कि फर्टिक ठीक उसी समय एक बार फाइट में शामिल थे और उनके और WWE के तरफ लीगल एक्शन आने वाला था। इसी वजह से उनका पुश अचानक से खत्म कर दिया गया और उन्हें 2005 में रिलीज भी कर दिया गया था। और फिर एक साल बाद वो द वैम्पिरिक केविन थॉर्न के रूप में वापस भी आए, लेकिन उन्हें उनका बड़ा पुश नहीं मिला। नंबर 9, ईवा मैरी। पिछले कुछ समय की कुछ सबसे अलग तरह की रेसलर्स में से एक है ईवा मैरी। उन्हें बहुत कम बार ही अपने रिंग में किए गए काम के लिए तारीफ मिली है। उनका काम वैसे तो अपने साथी रेसलर से 100 मील पीछे का ही है, लेकिन उन्हें फिर भी एक फ्यूचर मेगा स्टार माना जाता था, क्योंकि उनमें नेगेटिव रिएक्शंस निकलवाने की काबिलियत तो थी ही और बाकी बची कसर उनकी शक्ल पूरी कर देती थी। NXT में थोड़े समय रहने के बाद और एक छोटे से ब्रेक के बाद उन्हें 2016 ड्राफ्ट के रूप में मेन रोस्टर पर लाया गया और उन्हें स्मैकडाउन पर टॉप फीमेल विलन के रूप में पोजीशन कर दिया गया। उन्होंने काफी हफ्ते गुजार दिए बहाने बनाते हुए ताकि उन्हें किसी भी तरह कम्पीट न करना पड़े, जिससे द ब्लू ब्रांड के बेबी फेस रेसलर्स को काफी गुस्सा आया। जिसके बाद समरस्लैम में मैरी को असल में, हाँ आप सही सोच रहे हैं, उन्हें सही में रेसल करना था एक 6 पर्सन टैग टीम मैच में। लेकिन पेपर व्यू से कुछ दिन पहले ही उन्हें कंपनी की वेलनेस पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें समरस्लैम में निकी बेला से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन इसके बाद मैरी, जो कि सबको लगा था कि सबसे पहली स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन बनेंगी, उनका पुश कैंसिल हो गया और उन्हें काफी समय तक इनएक्टिव रहने के बाद WWE से रिलीज कर दिया गया। नंबर 8, CM पंक। 2009 की गर्मियों में ऐसा लग रहा था कि CM पंक ने खुद को WWE में एक मेन इवेंट प्लेयर के तौर पर स्थापित कर दिया है। उन्होंने जेफ हार्डी से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती, जिसके लिए दोनों के बीच कुछ बहुत शानदार मैचेस की सीरीज हुई थी, जिसका अंत हुआ था स्ट्रेट एज सुपरस्टार के एक लूजर लिव्स WWE मैच जीतने के साथ। पंक अब पूरी तरह से विलेन बन गए थे और उनमें अब अलग ही स्वैग दिख रहा था, जो कि एक साल पहले जब उन्होंने बेल्ट जीती थी तब बिल्कुल नहीं था। इसको देख के तो यही लग रहा था कि पंक इस बार लंबे चैंपियन रहेंगे। लेकिन ये मुझे बहुत ही अजीब लगा कि उन्होंने अपने दूसरे ही पेपर व्यू डिफेंस में हेल इन अ सेल में द अंडरटेकर के खिलाफ अपनी बेल्ट गवा दी। द डेडमैन को बस 10 मिनट लगे पंक का 42 डे रेन खत्म करने में, जिसके बाद पंक कार्ड में नीचे चले गए। टाइटल स्विच के 2 महीने बाद जब TLC आया, द सेकंड सिटी सेंट R-Truth के साथ हुए एक डार्क मैच में हार गए। ऐसा कहा जाता है कि पंक का पुश इसलिए रुका क्योंकि वो एक ओवरसीज टूर में अच्छे से तैयार होके नहीं जाना चाह रहे थे और वो स्मैकडाउन के लॉकर रूम लीडर से इस रिक्वेस्ट के पीछे की लॉजिक पर भी सामने से सवाल उठा रहे थे। नंबर 7, मार्क जिंड्रैक। पेपर के ऊपर तो मार्क जिंड्रैक के पास वो सब था जो कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में सफल होने के लिए चाहिए होता है। उनकी हाइट अच्छी थी, वो हैंडसम थे और एथलेटिकली गिफ्टेड भी थे। WCW पावर प्लांट ग्रेजुएट मार्क एक परफेक्ट नौजवान का एक बेहतरीन नमूना थे, जो कि बस 2000 के दशक के पहले भाग में WWE के डेवलपमेंट टेरिटरीज में मेहनत करते हुए अपने ब्रेक का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा था कि उन्हें वो मिलने ही वाला है जब उन्हें और रैंडी ऑर्टन को चुना गया एक 4 हॉर्समैन की तरह के ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, और उनके साथ ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर भी थे। उन्हें एवोल्यूशन के होने वाले चौथे मेंबर के रूप में चुन लिया गया था और यहाँ तक कि WWE
WWE ने जिनड्रैग को ग्रुप में दिखाते हुए प्रोमो भी शूट कर लिए थे, लेकिन उनके सामने आने से पहले ही मार्क को डेव बटिस्टा से रिप्लेस कर दिया गया। द गेम ने ऑन रिकॉर्ड जाकर ये बोला है कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगता था कि जिनड्रैग इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अभी मैच्योर हुए हैं, बावजूद इसके कि विंस मैकमैन उन्हें मेंबर बनाने के पक्ष में हो। जिनड्रैग और ऑर्टन का एक दूसरे पर काफी खराब असर था और सबको ऐसा लगता था कि अगर दोनों को साथ रखा गया तो दोनों की ही वजह से ग्रुप डूब जाएगा। पुराने WCW टैग चैंपियन को उनकी दिल की इच्छा के अनुसार वो पुश नहीं मिला और एक कॉन्सोलेशन प्राइज के रूप में मिला गैरिसन केड के साथ एक मिड कार्ड टैग टीम मैच। नंबर 6, मोहम्मद हसन। मार्क कपानी कुछ साल से ही इस बिजनेस का हिस्सा थे, जहां वो WWE के फीडर फार्म ओहायो वैली रेसलिंग में ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें यहां से उठाकर मेन रोस्टर पर फेंक दिया गया, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर और एक बड़ी पुश के साथ। टीवी में आने के 8 महीने में ही मोहम्मद हसन ने मिक फॉली से लेकर शॉन माइकल्स और स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन जैसे बड़े रेसलर्स के साथ काम कर लिया था और वो द अंडरटेकर के साथ एक प्रोग्राम में थे जब अचानक से सब बदल गया। तो हुआ ये था कि हसन एक ऐसे एंगल में शामिल हुए थे जो थोड़ा सा टेररिस्टिक लग रहा था स्मैकडाउन के एपिसोड पे, जो कि जुलाई 7, 2005 को एयर हुआ था, जो कि वही दिन था जिस दिन लंदन बॉम्बिंग्स भी हुई थी। स्मैकडाउन के नेटवर्क यूपीएन का उन सीन्स को देखकर गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था और फिर उसके ऊपर से रही सही कसर उस एंगल से आई नेगेटिव मीडिया रिएक्शन ने पूरी कर दी। सब ने यही मांग करी कि WWE को मोहम्मद अपने प्रोग्राम से तुरंत हटा दें। WWE को भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा और उन्होंने उनके कैरेक्टर को एक तरह से द अंडरटेकर के साथ उनके ग्रेट अमेरिकन बैश ग्रच मैच में मार ही दिया। उन्हें थोड़े समय के लिए डेवलपमेंटल में भेजा गया और फिर वहां से सीधा उन्हें रिलीज ही कर दिया गया। अगर चीजें अलग होती तो बात तो ये भी चल रही थी कि वो 1 महीने बाद समरस्लैम में बैटिस्टा को हराकर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल अपने नाम करने वाले थे। नंबर 5, टेस्ट। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सबको लगा कि WWE एंड्रयू मार्टिन को वो बड़ा पुश दे देगी और उन्हें मेन इवेंट लेवल पर भेज देगी। इसका एक छोटा सा टीजर हमें देखने मिला उनके और स्टेफनी मैकमैन के रोमांस के दौरान और उसके बाद उन्हें शेन और ट्रिपल एच के साथ हुई लड़ाई में और फिर WCW और ECW इन्वेजन के समय भी। 2003 के पहले भाग में WWE फिर से कोशिश कर रहा था और उन्होंने टेस्ट को बेबी फेस बना दिया और उनका हुलिया भी बदला और इसके साथ साथ उनकी असल जिंदगी की गर्लफ्रेंड स्टेसी कीबलर को ही उनका मैनेजर बना दिया और वो हास्यास्पद टेस्टिकल्स मार्केटिंग कैंपेन कौन ही भूल सकता है। मैं तो उम्मीद करूंगा सभी। नो वे आउट के पे पर व्यू में टेस्ट को क्रिस जेरिको के साथ एक बड़े सिंगल्स मैच के लिए बुक किया गया था, लेकिन आखिरी समय में उस मैच को पूरा बदलना पड़ा और जेफ हार्डी को Y2J के खिलाफ बुक किया गया क्योंकि टेस्ट और कीबलर रॉ के होम शो में आ ही नहीं पाए। मैनेजमेंट ने उन्हें बोला था कि वो एक बड़े स्नो स्टॉर्म से बचने के लिए अपने ट्रैवल प्लान्स बदल लें, लेकिन उस जोड़े ने उनकी बात नहीं सुनी और नतीजे के तौर पर उनका शो छूट गया। इसकी वजह से उन्हें WWE ऑफिस की तरफ से काफी गुस्सा झेलना पड़ा। शो को उनके बिना ही लिखना पड़ा और उनकी इस गलती की सजा उनका पुश कैंसिल हो जाना था। नंबर 4, रॉब वैन डैम। इन्वेजन स्टोरी लाइन की किस्मत तो खराब थी ही और इसके साथ साथ फैंस को भी वो ज्यादा पसंद नहीं आई थी, लेकिन द बिग स्टेज पर रॉब वैन डैम का आना ऐसे फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छा पल था जिन्हें नए और अलग सितारे चाहिए थे। RVD उस पूरे समय के सबसे बड़े सितारों में थे और उन्होंने जल्दी अपना दर्जा सबसे अलग कर लिया था। जब वो अपने हार्डकोर चैंपियनशिप को उठाने के लिए अपना बेस्ट काम नहीं कर रहे होते थे, तब वो ज्यादातर मेन इवेंट शोज पे ही मिलते थे, बड़े स्टार्स जैसे कर्ट एंगल, द रॉक और स्टीव ऑस्टिन के साथ। वैन डैम के करियर का सुनहरा समय चल रहा था और वो अपने करियर के सबसे बेहतरीन मैचेस खेल रहे थे। इसकी वजह से काफी लोगों को ऐसा लगने लगा कि उन्हें सबसे ऊपर तक एक पुश मिलना चाहिए और शायद एक टाइटल रन भी मिलना चाहिए। पर जैसे ही ये लगना शुरू हुआ कि ऐसा हो सकता है, RVD को कार्ड में काफी नीचे भेज दिया गया और सालों तक उन्हें वापस उतने ऊपर आने के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पॉलिटिकल गेम्स नहीं खेलना चाहते थे और क्योंकि मैनेजमेंट को वो भरोसे के लायक नहीं लगते थे, हरे माल को लेके अपने प्यार के चलते। नंबर 3, लार्स सालिवैन। अच्छा, आप ही बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समय ऐसा हो जब आपको जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाले पे पर व्यू मैचेस के लिए तैयार किया जा रहा हो और फिर थोड़े ही समय में ये नौबत आ जाए कि आपको बदनामी में रिलीज किया जाए और $100,000 का फाइन भी ले लिया जाए। ये सवाल है लार्स सलिवैन के लिए, जो कि रोस्टर पर बहुत धमाकेदार तरीके से आए और पुराने खिलाड़ी जैसे कर्ट एंगल, द हार्डी बॉयज और रे मिस्टीरियो पे अटैक कर दिया और वो मेन इवेंट के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिसने उनके करियर को पूरी तरह से पटरी से उतार
उतार दिया। काफी साल पहले की हुई उनकी ऑनलाइन फोरम पोस्ट बाहर आई, जिसमें से कुछ में उन्होंने WWE एम्प्लॉयज का अपमान किया था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि उन्होंने ये पोस्ट तब करी थी जब वो कंपनी के लिए काम करते थे। इसके कारण से उनको फाइन तो देना ही पड़ा और साथ साथ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में भी जाना पड़ा। इसके बाद वो ज्यादा समय तक रेसलिंग नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें घुटने की एक गंभीर चोट लगी। जब वो अपनी चोट से उभर ही रहे थे तब उनकी जवानी के समय में करी हुई एडल्ट फिल्म इंटरनेट पर आ गई और इससे उनकी तो बदनामी हुई ही और WWE मैनेजमेंट का उनके ऊपर से भरोसा और भी कम हो गया। वो 1 साल बाद वापस आए और अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे थे, लेकिन वो जल्द ही फिर से गायब हो गए और उन्होंने अपने एंजाइटी इश्यूज की वजह से परफॉर्म ना कर पाने के कारण और WWE से बताते हुए रिलीज ले लिया और वो इस बिजनेस से बिल्कुल दूर चले गए। नंबर 2, टेंजाई। मैट ब्लूम को शुरू में WWE ने काफी नकली पुशेस का वादा किया जब वो अपने पहले रन में थे, मगर फिर उन्हें 2004 में रिलीज कर दिया गया और उन्होंने द फार ईस्ट में जाकर 8 सालों में अपना नाम फिर से बनाया। वहां पर वो न्यू जापान के टॉप फॉरेनर खिलाड़ियों में से एक थे। जॉन सीना के साथ फ्यूड के लिए एक नए मॉन्स्टर की WWE की खोज खत्म हुई आके मैट पर और WWE ने उन्हें वापस बुला लिया, लेकिन उन्हें वापस से ट्रेन की तरह नहीं बल्कि उन्हें बुलाया गया था एक नए कैरेक्टर के रूप में जो कि जापान में बिताए गए उनके समय से प्रभावित था। उन्हें कुछ छोटे रेसलर्स जैसे एलेक्स राइली और योशी टैट्सू के ऊपर जीत मिलना शुरू हुई और फिर वो आगे जाके सीना और सीएम पंक के खिलाफ बड़े बड़े मैचेस जीतने लगे। और जैसे ही ये लगने लगा कि अब WWE उन्हें द फेस दैट रन्स द प्लेस यानी सीना के साथ एक प्रॉपर फ्यूड देने ही वाला है, सीना ने उन्हें एक ब्रॉल में पिन कर दिया, जिसके बाद उनके कैरेक्टर का बेहतरीन पुश एकदम से ताश के पत्तों की तरह गिर गया। टेंसाई कैरेक्टर लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाया और उसका उतना प्रभाव भी नहीं पड़ रहा था जितना WWE ने सोचा था। इसके बाद कंपनी ने उन पे ज्यादा पैसे और ज्यादा टीवी टाइम देना बर्बादी समझा और इसके कुछ ही टाइम बाद वो टाइसन किड और सिन कारा जैसे रेसलर से भी हारने लगे। उनका करियर तभी थोड़ा आगे बढ़ा जब उन्होंने ब्रॉडर्स क्ले के साथ एक बेबी फेस टैग टीम बनाई। नंबर 1, लेक्स ल्यूगर। 1993 की गर्मियों में हल्क होगन के WWE से जाने के बाद से ही विंस मैकमैन को पता था कि उन्हें एक नौजवान मस्कुलर अमेरिकी रेसलर की जरूरत है जो कि सोने की मुर्गी की जगह ले पाए और ये काम करने के लिए लेक्स ल्यूगर से बेहतरीन और कोई था ही नहीं। वो बिल्कुल मस्कुलर, लंबे कद के थे, आंखें बिल्कुल नीली और उनके बाल सुनहरे थे। उनके खराब नार्सिसिस्ट पर्सोना से उनको रीब्रांड करके एक हीरो बना दिया गया जब उन्होंने बवाल काटने वाले फॉरेनर योकोजुना को USS इंट्रेपिड पे बॉडी स्लैम दे दिया और वो भी 4 जुलाई यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन। इसके बाद तो ऐसा हुआ जैसे मानो ल्यूगर के पैरों के नीचे एक रेड, व्हाइट और ब्लू रॉकेट लग गया था। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी द लेक्स एक्सप्रेस को नहीं रोक पाएगा, लेकिन ल्यूगर 2 बड़े मौके पर WWE टाइटल नहीं जीत पाए, समरस्लैम 1993 और रेसलमेनिया 10 में। विंस मैकमैन के चहेते हीरो होने के बाद भी अगर सच बताएं तो वो फैन से कभी उस तरह से जोड़ ही नहीं पाए जिस तरह उनके रॉयल रंबल को विनर ब्रेट हार्ट जुड़े थे। अंत में विंस द हिटमैन के साथ ही गए और उन्होंने योकोजुना से टाइटल जीतने के लिए ब्रेट को चुना। द टोटल पैकेज के नाम से जाने जाने वाले ल्यूगर इसके बाद कार्ड में नीचे आए और थोड़े समय में टाइटल की रेस से भी बाहर हो गए।